नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, ये जो इशू है ये फिर से एक बार बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। सत्यपाल मलिक जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और इसके अलावा बाकी फिर अलग अलग स्टेट्स के भी ये गवर्नर रह चुके हैं। काफी क्रूशियल टाइम पे ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, और अगर आप लोग को याद हो तो इस टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड वो हुई थी इनके टाइम पे। चाहे वो आर्टिकल 370 हटना हो गया, चाहे फिर इन्हीं के टाइम पे पुलवामा अटैक भी हुआ था, आप लोग को याद होगा। तो कहने का मतलब है काफी इंपॉर्टेंट टाइम था ये। और अभी क्या हुआ है कि इनने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में इनने काफी ज्यादा ऐसी कुछ चीजें बोली हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हंगामा हो चुका है। हुआ क्या है कि इनने अपने इस इंटरव्यू में जो इनने दिया था करण थापर जी को, करण थापर आप लोग को अगर याद हो तो इनको बहुत पहले मोदी जी ने भी इंटरव्यू दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग इंटरव्यू था मोदी जी के लिए। उन्हीं को इनने इंटरव्यू दिया था, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं जो इनने कहा है, जिसने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, उसमें सबसे पहले ये कहते हैं कि मोदी जो है वो बहुत ही ज्यादा इल इन्फॉर्म्ड पर्सन है, यानी कि उनको किसी भी बारे में कुछ भी पता नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि मोदी जी, इनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है करप्शन से। इसके अलावा पुलवामा अटैक के बारे में ये बात करते हैं अपने इस इंटरव्यू में, और ये कहते हैं कि इस अटैक के बाद इनने मोदी जी को कॉल किया था, और अजीत डोवाल जो है, जो NSA है इंडिया के, उनको कॉल किया था, और इन दोनों से इनने ये कहा था कि ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है। अगर हम लोग ये जो जवान है इनको एयरलिफ्ट करते तो ये चीज नहीं होती। इस पे ये दोनों ही लोग जो है, मोदी जी भी और अजीत डोवाल जी भी, इन दोनों ने ही इनको चुप रहने की सलाह दी और आगे ऐसी बात ना करने की सलाह दी है। फिर ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफिस की जो भी अपॉइंटमेंट्स होती है, जो भी मीटिंग्स होती है, वो सब क्लियर होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और मोदी जब अलाउ करते हैं तभी हमारी जो प्रेसिडेंट है वो किसी से मिलती हैं। तो इस तरह के कुछ इल्जाम या फिर रिविलेशन आप लोग कह लीजिए इनने किए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुर्खियों बटोर रही हैं। हर न्यूज़पेपर में आप लोग देखोगे तो इसके बारे में छापा जा रहा है, और मैंने खुद ये पर्सनली इंटरव्यू देखा है। और इस तरह के स्टेटमेंट एक पार्टी के पर्सन ही द्वारा, अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग को बता दूं, 2012 से लेके 1-2 साल के लिए ये बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो बहुत कम ही, मेरे ख्याल से ऐसा पहले कभी हुआ होगा जब इस तरह के एलिगेशन या फिर इस तरह की बातें, इतनी बोल्ड बातें किसी ने किसी पार्टी के बारे में होगी। यहाँ तक कि अपोजिशन ने भी इतना ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दिया होगा आज तक बीजेपी के बारे में। एक चीज ये अपने इसी इंटरव्यू में कहते हैं कि अदानी से रिलेटेड जो भी इशू चल रहा है, अगर ये चीज नहीं सॉर्ट आउट किया जाता है तो अदानी इस तरीके से बीजेपी को खत्म कर देगा कि ये पार्टी पहचान में भी नहीं आएगी, इसके नामो निशान जो है वो भी मिट जाएगा। तो इस तरह की जो बात है वो इनने बताई है अपने इस इंटरव्यू में। और यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पुलवामा इशू से रिलेटेड। दरअसल हुआ क्या है कि अब इस चीज का फायदा उठा रहा है पाकिस्तान भी, पूरा इस चीज को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया कि ये जो स्टेटमेंट है पूर्व जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर द्वारा, ये दिखाता है कि कैसे सिटिंग इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी और अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ये जो विक्टिम कार्ड है टेररिज्म का, उसको प्ले करता है। यहाँ आप लोग देख सकते हो द हिंदू का ये आर्टिकल है, इसमें ये हेडलाइन इसकी आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है सत्यपाल मलिक विंडिकेटेड पाकिस्तान ऑन पुलवामा अटैक सेज इस्लामाबाद। यहाँ इसके आगे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कि इट्स डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ इंडियन लीडरशिप हैबिचुअली यूज द बोगोए ऑफ टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान टू एडवांस इट्स शेमहुड नैरेटिव एंड हिंदुत्व एजेंडा क्लियरली फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन। तो इस तरीके की चीजें जो है वो पाकिस्तान से आ रही है, इस तरह के कमेंट पाकिस्तान से आ रहा है। यहाँ पर आप लोग जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है पाकिस्तान का वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो है वो पाकिस्तान से की जा रही है, जबकि आप रियलिटी में इनका इंटरव्यू देखोगे ना तो इनने भी ये कहा है कि इसका जो असली जिम्मेदार है वो पाकिस्तानी है। बिना पाकिस्तान की हेल्प से इतना ज्यादा RDX, इतना ज्यादा विस्फोटक जो है वो कंट्री के अंदर ही पहुंचा पाना और इसको इस्तेमाल कर पाना, ये बिल्कुल नामुमकिन वाली बात थी। ये सब पाकिस्तान की वजह से ही हुआ। ने खाली ये कहा है कि जो सिक्योरिटी लैप्स है वो बहुत ज्यादा हुआ है इंडिया की तरफ से, और उसी का ये लोग डिंडोरा जो है पाकिस्तान पीटने लगा, और उसी पे अब कैपिटलाइज करना शुरू कर चुका है। सबसे पहले तो एक छोटा सा बैकग्राउंड कि आखिर हुआ क्या था पुलवामा अटैक, आप लोग को आई थिंक पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। 14 फरवरी 2019 को CRPF के जवानों का कॉन्वॉय जो है वो जा रहा होता है जम्मू नेशनल हाईवे से। तभी होता क्या है कि एक सुसाइड बॉम्बर अपनी कार लेके, जिसके अंदर काफी ज्यादा विस्फोटक RDS वगैरह रखा जो रहता है, वो लेके इस कॉन्वॉय के पास आ जाता है और फिर जो ब्लास्ट है वो कर देता है, जिससे होता क्या है कि 40 जवान CRPF के शहीद हो जाते हैं उस दिन। और मुझे अच्छे से याद है उस समय जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते वो होते इमरान खान, और इसके 1-2 दिन बाद ही पाकिस्तान में आए होते सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस होते हैं वो। इसीलिए इसके बारे में जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस टाइम के, वो काफ़ी देर बाद बात करते हैं, 1-2 दिन बाद शायद इसके बारे में बोलते हैं।
और वो कहते हैं कि इंडिया को अब इस चीज को समझना चाहिए कि कश्मीर का जो इशू है वो अब यहाँ तक पहुंच चुका है कि लोग सुसाइड बॉम्बिंग करने पे उतर आए हैं। साथ ही साथ धमकी भी दे देते हैं इंडिया को कि अगर इंडिया ने कुछ किया मिलिट्रली, क्योंकि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक एक बार इंडिया कर चुका था, तो इस पे ये कहते हैं कि इंडिया ने अगर कुछ किया, इंडिया ने कुछ मिलिट्री एक्शन लिया पाकिस्तान पे, तो हम लोग को भी रेटेलिएट करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में। लेकिन फिर ये धमकी ही रह जाती है और 26 फरवरी 2019 को आप लोग को पता होगा कि इंडिया ने फिर बालाकोट स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, जिसमें काफी जो टेररिस्ट थे वो मारे गए थे। अब उस समय से लेके आज तक पाकिस्तान जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि इस पुलवामा अटैक से वो अपनी दूरी जो है वो बना के रखे, किसी भी तरीके से उसका जो नाम है वो इससे ना जोड़ा जाए। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि इस अटैक के थोड़े ही देर बाद जैश ए मोहम्मद जो होता है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर लेता है। वो खुद ही से कह देता है कि हमने ये सब चीजें जो है वो कराई है। अब आप लोग देखोगे तो इस चीज़ के बारे में मल्टीपल इंटरव्यू है यूट्यूब पे। आप जो उस समय के जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी जी, उनका, जिसमें इंटरव्यूअर जो होता है वो इनसे पूछता है कि जैश ए मोहम्मद जो है उसने खुद से ये क्लेम किया है कि हमने ये ब्लास्ट जो है ये करवाया है। उस पर वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं क्लेम किया गया जैश ए मोहम्मद की तरफ से, और हो सकता है गलती से उनने कह दिया होगा, क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनने बात की, उनने पूछा जैश ए मोहम्मद से, तो उनने ये कहा है कि नहीं, हम लोग ने ऐसा नहीं कराया। इस पे फिर इंटरव्यूअर जो होता है वो उनसे पूछ लेता है कि किसने बात की, तो इसमें थोड़ा बहुत ये हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि बात फिर ये हो जाती है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे उस समय, मिनिस्टर थे, सीनियर मिनिस्टर थे पाकिस्तान में, उनकी बात होती है जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस तरीके के इंटरव्यू जो है आज भी है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते जाके। तभी से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि नहीं, इससे नाम जो है वो अपना हटाओ, कि नहीं ये पाकिस्तान से नहीं हुआ है, पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। लेकिन दुनिया भर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी कंट्रीज है, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का, इवन का यूएन का भी यही मानना है कि पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद जो है वो इसके पीछे है। लेकिन जैसे ही फिर ये जब इंटरव्यू आया, इसकी बातें जब सामने निकल के आई, तो फिर से पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कि इस पे कैपिटलाइज करना शुरू कर चुका है। जबकि देखो, मान लो किसी कंट्री में इस तरीके का अटैक जो है वो होता है, इस तरीके का टेररिस्ट ब्लास्ट जो होता है वो होता है, तो जाहिर सी बात है सवाल किससे किया जाएगा? उसी कंट्री की जो अथॉरिटीज होती है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज को रोकने के लिए, उनसे सवाल किया जाएगा। ठीक है, इसके पीछे कौन था, दूसरी कंट्री थी, दूसरा कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, वो बात एक बार को होगी। लेकिन ये भी सवाल होगा ना कि जो गवर्नमेंट है आपकी, उसने ऐसा होने से रोका क्यों नहीं? क्यों कमी रह गई गवर्नमेंट के एक्शन में, और क्यों इस चीज को वो रोक नहीं पाई? और ये सवाल इस अटैक के बाद तुरंत भी गवर्नमेंट से किए जा रहे थे, और अभी भी जो इनने इंटरव्यू दिया है उसमें यही सवाल किए गए हैं कि क्यों ये लैप्स हुआ, क्यों, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सिक्योरिटी लैप्स का, उसी के बारे में बात की गई है। कुछ सवाल जैसे कि 300 किलोग्राम एक्सप्लोसिव जो है वो कैसे अनडिटेक्टेबल रह गया, और इतने आसानी से कैसे उसको सिक्योरिटी फोर्स के नजरों से बचा के इस्तेमाल कर लिया गया। और साथ ही साथ जो कार थी, ऐसा बताया जाता है जिस कार में ये ब्लास्ट किया गया था, आरडीएक्स रख के, विस्फोटक रख के, ये 10-12 दिन से उसी एरिया में मंडरा रही थी। प्लस एक दो सवाल ये भी किए जाते हैं कि जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ऑलरेडी थी तो एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया जवानों को, जबकि सीआरपीएफ ने ये कहा भी था कि हम लोग को एयरलिफ्ट कराया जाना चाहिए। इस चीज को रिजेक्ट क्यों किया गया, जबकि एयरलिफ्ट से पैसा भी बचता, टाइम भी बचता और सेफ भी रहता। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये जो पूरा हाईवे था, ये जो पूरी रोड थी, इसमें 8-10 जंक्शन इस तरह के परपेंडिकुलर पड़ते थे, वहां पर कहीं भी सिक्योरिटी नहीं लगाई गई थी। प्लस ये भी कहा जाता है कि इतने ज्यादा नंबर में सोल्जर्स एक बार में ट्रांसफर करने का इसका तुक क्या बनता है, यानी कि इसके पीछे लॉजिक क्या था। तो ये सब सवाल जो गवर्नमेंट से किए जाते हैं, ये उस समय भी किए जा रहे थे जब सबको पता था कि ये पाकिस्तानी के द्वारा कराया गया है ब्लास्ट। आज भी किए जाते हैं। इस इंटरव्यू में भी यही कहा गया है कि हाँ, थोड़ा सा लैप्स जो है सिक्योरिटी का वो हुआ है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान का जो रोल है वो उसको कोई नहीं मानता है। सबको पता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में इतना कोई नीचे गिर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी है। इसीलिए इसका ये सवाल उठाना कि देखो हमने तो कहा था, अब इनने भी कह दिया, अब ये साबित हो गया कि हम लोग जो है वो सही है और इंडिया गलत है, ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है, ये कह के कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। तो ये है पूरी चीज। और यहाँ पर अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये बात बहुत ज्यादा सही है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, उसके बाद फिर जैसे कि इनने अपने इंटरव्यू में कहा कि इसको पॉलिटिकल बना दिया गया। कुछ टाइम के बाद इलेक्शन था, उसमें पूरा फायदा उठाया बीजेपी गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से दोबारा वो जीत के भी आई। लेकिन होता क्या है कि देखो, किसी भी कंट्री को कि वो कितना ज्यादा मजबूत है ये पता करना हो तो एक तो चीज होती है उसकी आर्मी कितनी मजबूत है, उसके पास इकोनॉमिक पावर कितनी है, ये सब चीज होती है, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बनता है उस टाइम के लिए उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, मेजोरिटी गवर्नमेंट अगर किसी कंट्री में होती है तो वो बहुत से बोल्ड स्टेप भी ले सकती है बिना किसी के डर के, जिसकी वजह से कंट्री जो होता है उसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जो होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन ये जो चीज है कि किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी हर उस शख्स को पसंद नहीं आती जो कि नहीं चाहता कि ये कंट्री ग्रो करे। और बहुत ज्यादा मजबूत गवर्नमेंट तो किसी को भी नहीं पसंद आएगी इंडिया में, चाहे वो बहुत ज्यादा फ्रेंड हो इंडिया का या फिर बहुत ही ज्यादा एनिमी कंट्री हो। आपको क्या लगता है जब वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया से ये कहा कि आप लोग ऑयल मत खरीदो रशिया से, और इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं हम लोग खरीदेंगे, ये इंडिया तब भी कर पाता जब उसके पास इतनी ज्यादा मेजोरिटी की जो गवर्नमेंट है वो नहीं होती। तो ऐसा वो नहीं कर पाता, क्योंकि अगर ऐसा करता तो जाहिर सी बात है किसी भी डिफरेंस का फायदा उठाते हुए चांसेस थी कि विदेशी ताकतों की मदद से सरकार जो है वो गिरा दी जाती। और सेम चीज हुआ था पाकिस्तान में भी। इमरान खान की जो सरकार है वो इसीलिए गिरा दी गई थी क्योंकि इमरान खान जो है वो तेल खरीदना चाहते थे जैसे इंडिया खरीद रहा था रशिया से, और इंडिया में ये चीज नहीं कर पाई वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए वगैरह, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज्यादा मजबूत गवर्नमेंट थी। तो इसीलिए ये जो चीज़ है कि किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा मजबूत गवर्नमेंट हो, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, खासकर से अगर वो नेबर हो, और उससे भी खासकर से अगर वो नेबर और एनिमी दोनों हो। और अभी पिछले ही किसी वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि जो अप्रूवल रेटिंग होती है उसमें नंबर 1 पे कोई लीडर आप लोग को मिलेगा तो वो है नरेंद्र मोदी। इंडिया में उनकी जो अप्रूवल है इस टाइम पे भी वो 70% से ज़्यादा है। और चांसेस है कि यही चीज जो है वो पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा खटकती होगी उसके आंखों में कि इतनी ज्यादा मजबूत गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में नहीं होनी चाहिए, वहां पर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये जो ब्लास्ट है ये इलेक्शन से पहले कराया गया था ताकि लोगों के दिमाग में ये सवाल इंसेप्शन किया जा सके कि आखिर ये ब्लास्ट जो है वो इलेक्शन से पहले ही क्यों हुआ। लोग मजबूर हो जाए ये डाउट करने में कि इलेक्शन से पहले ये हुआ है, इसीलिए इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन भी होगा, सिर्फ सिक्योरिटी के लैब्स की वजह से ये नहीं हुआ है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।